वक्तव्य कितना उत्कृष्ट होगा तो पता नहीं है मुझे, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ बातें आपके सामने रखूं। पहली बात तो ये है कि मैं कोई एकेडमिशियन नहीं हूं, इसीलिए बहुत लंबा बोलने की आदत भी नहीं है, ये आपके लिए राहत की बात है। दूसरी बात ये है कि कुछ कहानियाँ मैंने लिखी हैं, उसी के आधार पर मुझे यहाँ बोलने की जो पात्रता है वो इससे साबित हुई है और मुझे यहाँ बुलाया गया है। बिल्कुल उस लोक कथा के उस चूहे की तरह है जिसे एक हल्दी की गांठ मिल गई थी और वो पंसारी बन बैठा था, वैसे ही कुछ कहानियाँ लिख करके मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपके सामने। जिन लोगों ने मेरी कहानियाँ पढ़ी हैं उन्हें मालूम है कि मैं बहुत गंभीर आदमी भी नहीं हूँ और बहुत गंभीर साहित्य भी नहीं रचता हूँ, इसीलिए जो कुछ हल्की फुल्की बातें ही आपके सामने रखूँगा। मित्रों, जो आदिवासी समुदाय है उसका जो पूरा जीवन दर्शन है वो कथा कहानियों में पैबस्त है। आप देखिए कि वाचिक परंपरा में जो कथा कहन उनके समुदाय में, आदिवासी समुदाय में है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण इसका होता रहता है और आदिवासी समुदाय की संवाद धर्मिता उनके पूरे संपूर्ण जीवन दर्शन और सामूहिकता की पूरी अवधारणा पर उनकी पूरी कहानियाँ, उनकी पूरी कथा कहानियाँ जितनी हैं, लोक कथाएं हैं, सब आधारित हैं उस पर। उनके जीवन की उत्सव धर्मिता तो आप देखते हैं गीतों में जाहिर होती है। ये कल से ही आप सुन रहे हैं कि बोलना ही संगीत है, गीत है और चलना ही नृत्य है। हालांकि बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है, अब लोग ये लिखने लगे हैं कि आदिवासी नहीं नाचेंगे। ये कहानी वहाँ तक अब पहुँच गई है। क्यों नहीं नाचेंगे उसकी बहुत सारी वजहें उन्होंने बताई गई है, इस कहानी संग्रह में बताया गया है। तो मित्रों, विश्व का कोई भी आदिवासी किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी बोली का वो उपयोग करता हो, उनके अपने जो उत्पत्ति की कथाएं हैं, उनके जो टोटेम की कथाएं हैं, वो सब से वाकिफ रहते हैं। ये समुदाय पूरी तरह से वाकिफ रहता है। हिंदी कथा साहित्य में जो आदिवासी जीवन संदर्भ है वो बहुत लंबे समय से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। ये बात और है कि उस नजरिए में बहुत अलग तरह से आदिवासी समुदाय को देखने का एक आग्रह भी रहा है। ये ज्यादातर वैसी कहानियां हैं जिसमें आदिवासी स्त्रियों की देह यष्टि, जंगल के प्रति एक रोमांटिक दृष्टिकोण और अपनी उद्धारक छवि, शिकार कथाओं में अपनी वीरता और पुरुषवादी नजरिए से प्रभावित रही है। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं कि जैसा चिनुआ अचेबे ने कहा था कि जब तक शेर अपनी कहानियां नहीं लिखेंगे तब तक शिकारियों की गौरव गाथाएं सुनाई जाती रहेंगी। तो ये शिकारियों की गौरव गाथाएं सुनाने का समय अब बहुत खत्म हो गया है। अब शेर अपनी कहानियां लिख रहे हैं। आदिवासी समुदाय अपनी रचनात्मकता के साथ पूरी तरह से, पूरे जोर शोर से सामने है। 90 के दशक में जो अस्मिताओं का उभार हुआ उससे पहले भी छिटपुट ढंग से आदिवासी लेखक अपनी कथाएं कहते रहे थे, लेकिन इस उभार ने बड़ी संख्या में आदिवासी लेखकों को हिंदी कथा साहित्य के परिदृश्य में उपस्थित किया है। हालांकि कल प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि लोग ज़्यादातर एंथोलॉजी गिनाने लगते हैं कि इस कहानी में आदिवासी संदर्भ है, इस कहानी में आदिवासी संदर्भ है। कथाओं की एक सूची देते हैं, उसमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ आदिवासी संदर्भ हैं। तो उनसे मैं प्रेरणा लेते हुए कोई भी ऐसी सूची आपके सामने नहीं रखूँगा क्योंकि ये आदिवासी कथाकारों का बहुत सारा विवरण डॉक्टर पुनीता जैन की किताब में आ गया है, उसे आप देख सकते हैं। बहुत लंबे लेख हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और झारखंड के हिंदी कथा साहित्य में आदिवासी जीवन संदर्भ को आपको देखना हो तो डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता और डॉक्टर जिंदर मुंडा की किताब है, झारखंड का जो हिंदी साहित्य है, उस किताब में आप ये सूची प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड के हिंदी कथा साहित्य में जिसमें गैर आदिवासी और आदिवासी लेखक शामिल हैं, ये सब आप इन किताबों में देख सकते हैं। मैं जो बात आपके सामने मूल रूप से कहना चाहता हूं वो ये है कि गैर आदिवासी लेखक का साबका जब पहली बार आदिवासी समुदाय से होता है तो क्या बदलता है उसके अंदर, इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। हालांकि ये
बहुत व्यक्तिगत किस्म की चीज है, क्योंकि पूरा जो मूल्यबोध है, कोई गैर आदिवासी लेखक है उसका पूरा मूल्यबोध बिल्कुल सिर के बल उल्टा खड़ा हो जाता है जब वो किसी आदिवासी समुदाय के संपर्क में आता है। उसे बहुत विचित्र लगता है कि ये कैसा समुदाय है जो स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, व्यक्तिगत मुक्ति की चाहत, इन सब से जिस पर कि गैर आदिवासी लेखक का पूरा मूल्य की जो प्रणाली है वो टिकी हुई थी, वो कहीं न कहीं पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये तो पूरा जो एक सिस्टम था हमारा, मेरी जो सोचने की प्रणाली थी, जो मेरा पूरा विचार था, जो पूरी तरह से मेरा जो एक नैतिक आधार था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। आदिवासी समुदाय का पूरा नैतिक बोध सामूहिकता, प्रकृति पर विजय नहीं, साहचर्य, क्योंकि आदिवासी स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाता है, वो यहीं रहता है। ईश्वर उसके लिए कोई अवतारी पुरुष या सिंह वाहिनी देवी जैसा हरबे हथियार के साथ लैस देवताओं की तरह नहीं होता है, जो कि सोने के मुकुट पहनते हो, जरी के कपड़े पहनते हो। वैसा कोई देवी देवता उनके कल्पना में भी नहीं है। जो पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ है, नदियां, पक्षी, सब उसके लिए देवी देवता की तरह पूजनीय और साथ चलने वाले, साहचर्य देने वाले हैं लोग। प्रकृति को जीतने की इच्छा कि खांडव वन को जला करके इंद्रप्रस्थ बनाया जाए, ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षा उनके अंदर नहीं है। पशु पक्षियों को उपभोग या उपयोगितावादी नजरिए से नहीं देखना, ऐसा उपकरण नहीं समझना, बल्कि सहजीविता के साथी के रूप में चित्रित करना, ये देखता है। और गैर आदिवासी लेखक इस बात से बहुत ही चमत्कृत होता है। स्त्रियों के प्रति बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण, जो कैमराडरी है, जो साथीपन की अवधारणा है, उससे बहुत ही विचलित भी हो जाता है जो गैर आदिवासी लेखक है आदिवासी समुदाय की इस सोच से। और जो गैर आदिवासी पुरुषवादी चित्त है उसका, वो बहुत विचलित महसूस करता है। गायन, वादन, नृत्य, ये बहुत सामूहिक क्रियाएं हैं आदिवासी समुदाय के लिए। किसी शास्त्रीय गायक की तरह राग रागिनियों में व्यक्तिगत प्रतिभा को दिखाने और बाकी सबके सिर्फ वाह वाह, अद्भुत, अति सुंदर, इस तरह के कमेंट करने की कोई इच्छा उनके अंदर नहीं है। साथ में जीवन के उत्सव मनाने की इच्छा उनके अंदर जरूर है। उत्सवों में वो देखता है, गैर आदिवासी लेखक जब उनके उत्सवों में शामिल होता है, आदिवासियों के उत्सव में, तो वो देखता है कि पवित्रता अपवित्रता का कोई बोध यहाँ नजर नहीं आ रहा है। और उत्तर भारतीय जो खासतौर पे आर्य समाजी मन मस्तिष्क है उसका, वो बहुत विचलित हो जाता है कि यह क्या, धार्मिक उत्सव में भी निर्बाध हरिया सेवन चल रहा है एक रस्म की तरह, और ये लगता है कि इसमें पवित्रता हमारी खंडित हो रही है। कहीं न कहीं पवित्रता का बोध नहीं रखा जा रहा है, जबकि जो आदिवासी समुदाय है उनके लिए वो ही पवित्रता बोध है। इसके उपरांत जो प्रचलित अवधारणाएं विकास की हैं, जो पिछले दिनों बहुत क्रूर रूप में पूंजीवाद की एक क्रूर सच्चाई के रूप में सामने आई हैं, सड़कें, फ्लाईओवर, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, गैर आदिवासी लेखक को लगता है कि इसमें गलत क्या है। ये जंगली लोग क्या सचमुच विकास के विरोधी हैं? सरकारें, खासतौर पर जो मौजूदा निजाम है, ये ठीक तो कर रहा है। हसदेव का जंगल लेकर क्या करेंगे? अरावली पर्वत लेकर क्या चाटेंगे? दो पूंजीपतियों को वो विकास करेंगे, रोजगार देंगे, जीवन सबका सुखमय होगा, भले ही शांतिमय नहीं होगा। सेना के बूटों से रौंद डालो, सब चौरस कर दो सारी जमीनें। यदि आप पक्ष में खड़े हैं, गैर आदिवासी लेखक हैं, तो आपको अर्बन नक्सल कहा जाएगा। और जो आदिवासी इन विकास के कृत्यों का, दुष्कृत्यों का विरोध करेंगे, उन्हें तो नक्सल कहा ही जाता है। गैर आदिवासी जो समुदाय है वो समझता है कि ऐसे लोगों को तो वोट भी देने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो अर्बन नक्सल्स हैं। वो सारी चीजें उलट पलट देंगे, नष्ट कर देंगे। मित्रों, एक तरह से आप देखिए कि बेचारा जो गैर आदिवासी लेखक है, वो आदिवासी के पक्ष में लेखन करे तो अर्बन नक्सल,
दलितों के पक्ष में लिखे तो सामंत का मुंशी जातिवादी, स्त्रियों के पक्ष में नाक रगड़कर मर जाए तो भी वो पितृसत्ता का पोषक है। लेकिन ये सच है कि यदि हिंदी कथा लेखन का परिदृश्य आदिवासी जीवन संदर्भों के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसके बगैर एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जिसमें न तो जीवन का संपूर्ण रूप रसगंध होगा और न संघर्ष का ताप होगा। इसीलिए हिंदी कथा साहित्य में आदिवासी जीवन संदर्भों की उपस्थिति एक नायाब और बहुत ही आवश्यक तत्व है जो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत आभार सुंदर वक्तव्य के लिए। सर गैर अस्मितामूलक विमर्शों पर, लिखने वालों पर जो बातें रख रहे थे, अति सुंदर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद।